बीमा का परिचय अध्याय 1। ठीक, इसमें क्या लिखे हैं? हमारा जीवन बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अक्सर हम अपने आसपास अनेकों अप्रिय घटनाओं को होते देखते रहते हैं, जैसे कि दुर्घटनाएं, बस या ट्रेनों आदि की भिड़ंत, आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि, बीमारियां, असमय मृत्यु आदि। इस तरह की समस्त घटनाएं हमारे लिए भारी नुकसान का कारण बनती हैं। साथ ही इनके बारे में कोई भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। बीमा के परिचय के इस अध्याय में सबसे पहली चीज़ ये केवल दिखा रहे हैं कि आपका बीमा का जो संस्था है इसका स्टार्टिंग कब हुई थी। ठीक, और समाज में बीमा सबसे पहले शुरुआत में किस रूप में आया, और बीमे का अर्थ क्या है, और बीमा को एक संस्थान का रूप लेने में, ऑफिस का रूप लेने में किस सन से किस सन में क्या प्रगति हुई, पहले किस चीज़ का बीमा होता था, उसके बाद किस किस चीज़ का बीमा होने लगा, तो उसी के बारे में इसमें बताए हैं। बीमा क्यों होता है? अनिश्चितताओं के लिए। जो चीज़ अनिश्चित है, अनिश्चित जोखिम, उससे बचने के लिए आदमी बीमा करवाता है। कुछ चीज़ें जैसे भूकंप, बाढ़, बीमारी, असमय मरना, इन सब चीज़ों के बारे में आदमी पहले से नहीं जान सकता, और इसके कारण जो है आदमी का नुकसान होता है। उसी नुकसान से बचने के लिए अनचाही हानि की भरपाई का माध्यम क्या है? बीमा है। अब बीमे का इतिहास में देखिए, इतिहास में कौन कौन लोग हैं? बेबीलोनियन। बेबीलोन क्या है? एक जगह है। वहाँ के व्यापारी लोग क्या करते थे? समुद्री मार्ग से भेजे जाने वाले माल के नुकसान की भरपाई के लिए आपसी समझौता किए थे। आपसी समझौता में क्या था? ये था कि हम लोग माल जो है भेज रहे हैं, इसमें समुद्री मार्ग, पहले समुद्री मार्ग तो चलता था, तो इसमें हम लोग जो माल भेज रहे हैं, अगर रास्ते में मान लीजिए समुद्र में डूब गया, तो जिसका नाव डूब जाएगा उसको हम लोग, बाकी लोग मिलके चंदा करके उसको पैसा दे देंगे कि जिससे वो एकदम से बर्बाद ना हो। ग्रीक नागरिक, ग्रीस भी एक जगह है, वहाँ के नागरिक जो है, ग्रीस में सबसे ज़्यादा खर्चा कब होता है? मरने पर अंतिम संस्कार के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए। तो इसको साझा किया गया। इसमें साझा क्या करते थे कि जैसे कोई आदमी मरा तो उसकी तेरही में, खाने पिलाने में जो भी मतलब खर्चा होता था, उसको सारे गांव के लोग मिलके आपस में इकट्ठा करके उसको पेमेंट कर देते थे। तो एक आदमी के यहाँ कोई मरता था, लेकिन उसका जो है चंदा सारे लोगों के यहाँ लग जाता था। चीन के व्यापारी लोग कैसे करते थे? ये लोग अपने माल को एक नौका के बजाय अनेक नौकाओं से भेजते थे। जैसे मान लीजिए किसी का 10 बोरा गेहूं है, तो वो जो है 2 इनके में रखवा दिया, 2 दूसरे में, 2 तीसरे में। अब मान लीजिए किसी का, एक आदमी का नाव डूबी तो खाली 2 ही बोरे का नुकसान होगा। तो ये लोग इस ढंग से जो है करते थे कि हम अपने जो है नुकसान को कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही नौका से 10 बोरा भेज दीजिए और डूब गया तो 10 बोरा का नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार से भारत में क्या होता था? संयुक्त परिवार की प्रथा बीमा सिद्धांत का परिपालन करती दिखाई देती है, जहां परिवार के दुख व हानियों को परिवार के सदस्यों द्वारा साझा किया जाता था। अर्थात कि अगर मान लो 3 भाई हैं और एक भाई मर गया, तो दोनों भाई लोग मिल करके उसके परिवार के सदस्यों का, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना का व्यवस्था और शादी विवाह का देखते थे। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का बीमा है। अच्छा, अब देखिए, कहते हैं वर्तमान स्वरूप में बीमा का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? लंदन से प्रारंभ माना जाता है। सबसे पहले बीमे का शुरुआत जो इस वर्तमान व्यवस्था में चल रही है, कहाँ से स्टार्ट माना जाता है? लंदन में। उस समय वहाँ पे कहाँ पे शुरू हुआ? लॉयड कॉफ़ी हाउस में। वहाँ सारे व्यापारी लोग एकत्र हुए, इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने आपस में समझौता किया कि जहाज़ द्वारा भेजे जाने वाले माल को आपदा के कारण हुए नुकसान को साझा किया जाएगा। अर्थात कि जैसे जब हम लोग माल को आपदा भेजते हैं जहाज़ के द्वारा और जहाज़ डूब गया, तो जितने व्यापारी लोग इसके सदस्य हैं, ये सारे लोग मिल करके उसका पैसा बराबर बराबर करके देंगे।
तो ये आपदा के कारण साझा इसको माना गया। ये कब शुरू हुआ? 1706 लंदन में 1706 में। और जो इन्होंने सोसाइटी बनाई उसका नाम क्या था? एमिकेबल सोसाइटी। यह विश्व की पहली बीमा कंपनी मानी जाती है कि यहीं से बीमे का स्टार्ट हुआ। भारत में बीमा इतिहास संबंधी कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। कैसे कैसे हैं? सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी। जीवन बीमा कंपनी का मतलब कि जहाँ पे केवल आदमियों का बीमा होता है। और गैर जीवन बीमा का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे आदमी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों का बीमा होता है। तो सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी का नाम क्या है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। किस सन में? 1818 में स्टार्ट हुई। पहली गैर जीवन बीमा कंपनी क्या थी? जैसे आदमियों का बीमा होता था तो उसी प्रकार से सामान का भी बीमा होना शुरू हुआ। तो सामान वाले बीमे में क्या है? गैर जीवन बीमा कंपनी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, अब देखो इसमें नंबर 1 में क्या लिखा है? जीवन बीमा कंपनी। नंबर 2 में क्या लिखा है? गैर जीवन बीमा कंपनी। और नंबर 3 में क्या लिखा है? पहली भारतीय बीमा कंपनी। जहाँ पे जीवन बीमा या गैर जीवन बीमा दोनों नहीं लिखा है उसको भी गैर जीवन बीमा कंपनी ही माना जाता है। इसका अंग्रेजी में, हिंदी में एक नाम और क्या है? साधारण बीमा कंपनी। ठीक। तो पहली भारतीय बीमा कंपनी क्या है? मतलब ये तो गैर जीवन बीमा कंपनी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी, ये तो विश्व की है। लेकिन भारत की जो सबसे पहली बीमा कंपनी है वो कौन सी थी? बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी के नाम से इसमें शुरू हुई। कहाँ पे? बम्बई में। और किस सन में? 1870 में। ठीक है ना। अब ये जो है जितने भी सन लिखे हुए हैं इसमें 4 विकल्प में वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए उन्होंने पूछा कि पहली भारतीय बीमा कंपनी म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी किस सन में खुली। अब उसमें 4 विकल्प दे देंगे कि 1870 कि 1871 कि 1872। उसी पे क्लिक करना रहता है। तो इसको याद रखना जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? चौथा नंबर देखिए, सर्वाधिक प्राचीन एवं वर्तमान में कार्यरत कंपनी कौन सी है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये क्या है कि सबसे पुरानी और आज भी ये काम कर रही है जनरल इंश्योरेंस में। अच्छा, अब जब सारी बीमा कंपनियां बनी तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कायदा कानून भी बनाना पड़ेगा। ऐसे थोड़े है कि चाहे जो आदमी चाहे जो करे। तो भारत में बीमा संबंधी पहला अधिनियम कब पारित हुआ? 1912। कि कोई कंपनी या बीमा कंपनी कैसे काम करेगी, क्या किस किस नियम का पालन करेगी। इसके बाद 1912 में ये चीज़ तो पास हो गई। फिर उसके बाद इनको ये समझ में आया कि सारी चीज़ों को हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए फिर एक जो है अधिनियम पास हुआ 1938 में। देखिए लिखा है 6वें पे, बीमा व्यवसाय एवं बीमा कंपनियों यानी दोनों पर नियंत्रण हेतु बीमा अधिनियम 1938 पास हुआ, जो अभी भी प्रभावी है। प्रभावी का मतलब कि अभी ये काम कर रही है, इसके नियम का पालन हो रहा है। और इसे पालन कराने की जिम्मेदारी बीमा नियंत्रक की थी। बीमा कंट्रोलर एक बनाया गया था और वही जो है सारी चीज़ों का देखभाल करता था। जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण भारतीय जीवन बीमा निगम के 1956 में अस्तित्व में आने के फलस्वरूप हुआ। तो राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब हुआ कि जो पहले प्राइवेट में लोग बीमा कंपनी खोल लेते थे और जब जिसकी मर्जी होती थी बंद करके भाग जाते थे, जैसे आजकल चिट फंड कंपनियां कर रही हैं, तो उसमें इन्होंने जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि सरकारी बना दिया। सारी बीमा कंपनियों को मिला करके एक कंपनी बनाई। उस समय कितनी कंपनियां थीं? 245 कंपनियों को विलय करके यह अस्तित्व में आया। कौन अस्तित्व में आया? भारतीय जीवन बीमा निगम। कब आया अस्तित्व में? 1956। अर्थात कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 में यह अस्तित्व में आया। इसके बाद 1999 तक, सन 56 से लेकर 99 तक
जीवन बीमा व्यवसाय पर भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब कि बीमे का काम भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता था या अन्य कोई संस्था नहीं कर सकती थी। तो इसको कहा जाता है एकाधिकार। 8वां नंबर में देखिए क्या है, गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के माध्यम से हुआ। इन्होंने तो अभी जीवन बीमा का बताया कि 245 कंपनियां थीं और सबको एक में मिला करके क्या बना दिया गया, भारतीय जीवन बीमा निगम। उसी प्रकार से गैर जीवन बीमा व्यवसाय अर्थात कि गाड़ी घोड़े वाला बीमा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1972 में, ठीक है ना। और इसके बाद सामान्य बीमा निगम बनाई गई और इसकी 4 सहयोगी कंपनियों की स्थापना हुई। 4 सहयोगी कंपनी कौन कौन सी हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये 4 बनाई गई और ये चारों अभी भी काम कर रही हैं। अच्छा, जब ये 1972 में सारी कंपनियों को मिला के 4 ठो बनाया गया, उस समय कितनी कंपनी थी, 106, और सामान्य बीमा कंपनियों का विलय किया गया। विलय का मतलब सब एक में मिला दिया गया। उसके बाद 9वां नंबर देखिए, 1993 में भारत में बीमा व्यवसाय में सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। इसकी सिफारिशों को मानते हुए बीमा बाजार निजी क्षेत्र एवं विदेशी निवेश के लिए भी खोला गया, ठीक है ना। बीमा बाजार पर नियंत्रण हेतु क्या किया गया, एक नियामक संस्था बनाई गई, ठीक। नियामक संस्था का मतलब क्या हुआ, बोलिए। नियामक का पालन कराने वाली, नियम का पालन कराने वाली संस्था, यानी कि जीवन बीमा के संबंध में तमाम तरह के कानून बनाना और ये देखना कि लोग उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें देखी गई। अच्छा, अब इसमें आगे क्या लिखा है देखिए, इसका मतलब क्या है, 1993 में भारत में बीमा व्यवसाय में सुधार हेतु, जैसे कोई भी संस्था बनती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके जो नियम कायदा शुरुआत में बनाया गया वही हमेशा काम करता रहे। जैसे भारत में संविधान संशोधन भी होता है, संविधान को भी पूरा नहीं माना गया तो उसमें संशोधन हुआ। उसी प्रकार से बीमा कंपनियों में क्या कमियां रहीं इतने दिन में पता चला, तो उसमें सुधार हेतु उन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई। समिति का नाम क्या था, मल्होत्रा कमेटी। और उनसे कहा गया कि आप पूरे भारत में दौड़ा करिए और कस्टमर को बीमा विभाग से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कतें हैं, क्या नियम का पालन नहीं हो रहा है, कौन सा सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में एक रिपोर्ट बना करके दीजिए। तो जो उन्होंने रिपोर्ट दिया उसकी सिफारिशों को मानते हुए बीमा बाजार को उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दीजिए और विदेशियों के लिए भी खोल दीजिए, क्योंकि निजी क्षेत्र और विदेशी लोग जब किसी संस्था में या किसी काम में लग जाते हैं तो क्या होता है कि पब्लिक को उससे फ़ायदा पहुंचने लगता है। जैसे पहले 2 ठो कार कंपनियां थीं, फिएट और दूसरी कौन सी, एम्बेसडर, इसके अलावा नहीं थी। तो लोगों के सामने ये दिक्कत था, हाँ, लोगों के सामने ये दिक्कत आती थी कि कोई भी सुधार वो लोग नहीं करते थे, ठीक। कोई भी शिकायत, किसी कस्टमर ने कहा कि तेल ज़्यादा खा रही, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो उसमें जब कंपटीशन में आ गया तो देखिए अब इस समय कितनी गाड़ियां चल रही हैं मार्केट में, है कि नहीं, उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप विदेशियों के लिए भी बीमा बाजार को खोल दीजिए और जो अपने यहाँ के बिजनेसमैन हैं, बड़े टाटा बिरला अंबानी, ये लोग भी अगर बीमे का काम करना चाहें तो ये भी काम करें। तो इसके लिए जो है इन्होंने पूरी सारे लोगों के लिए बीमा बाजार को खोल दिया। और अच्छा, अब
जो पहले का कानून बना हुआ था बीमा अधिनियम 1938 वो इन विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बीमा बाजार पर नियंत्रण हेतु एक नियामक संस्था बनाई। नियामक संस्था का मतलब कि नियम कायदा बनाना और उसका पालन करवाना, निगाह रखना कि नियम कायदे का पालन हो रहा है कि नहीं। तो नियामक संस्था कौन सी बनी? बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, शार्ट में इसको कहा जाता है IRDA। इसकी स्थापना कब हुई? संसद में 1999 में अधिनियम पारित किया गया। ठीक, सन 1999 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया जो कि अप्रैल 2000 से अस्तित्व में आया। यानी कि IRDA ने काम करना कब शुरू किया? अप्रैल 2000 से। 10वां नंबर आप देखिए, लिखा है वर्तमान में कुल 24 बीमा कंपनियां जीवन बीमा व्यवसाय का काम कर रही हैं। यानी जीवन बीमा के लाइन में कितनी कंपनियां हैं? 24 कंपनियां, जिसमें LIC अकेली सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी का मतलब क्या हुआ? सरकारी क्षेत्र में। हाँ, सरकारी जो है बीमा कंपनी कौन सी है? केवल भारतीय जीवन बीमा निगम। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यही हुआ। इसमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक विभाग द्वारा बेचा जाता है। डाक विभाग मतलब पोस्ट ऑफिस द्वारा। ये मतलब पोस्ट ऑफिस वाले भी बीमे का काम करते हैं, लेकिन यह IRDA के नियमन में नहीं आते, अर्थात IRDA इनको कंट्रोल नहीं करती। इनको कौन कंट्रोल करता है? भारत के राष्ट्रपति। 2 विभाग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, कौन कौन सा? रेलवे और पोस्ट ऑफिस, जिसका जिम्मेदारी सीधा किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो इसीलिए IRDA के अंडर में नहीं आते। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा है, बीमा से आशय। बीमा से आशय का क्या मतलब हुआ? एक समान जोखिम वाले समूह द्वारा अपने कुछ दुर्भाग्यशाली सदस्यों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने से है, जो कि अनिश्चित घटनाओं और परिस्थितियों का सामना करते हैं। इनका मतलब है कि एक समान जोखिम वाला समूह, समूह कौन सा है? मनुष्यों का मान लीजिए समूह है, उसके ऊपर एक समान जोखिम क्या है कि सबका, किसी का भी उसमें से एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है, कोई भी आदमी मर सकता है। तो ये क्या हुआ? इन सब लोगों के ऊपर एक जैसा जोखिम है। अच्छा, अब सारे लोग तो मर नहीं जाएंगे इकट्ठे, सारे लोग एक साथ बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो उसमें से जो लोग दुर्भाग्यशाली हैं मान लीजिए, उनको अगर मान लीजिए बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से वो मर गए, तो उनके द्वारा उनके परिवार में जो आर्थिक नुकसान होता है, किसी भी आदमी के मरने पर भाई आर्थिक नुकसान होता है, मनुष्य को एक संपत्ति माना गया है, तो उस आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करता है? बीमा कंपनी। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो उन्होंने अनिश्चित घटना और परिस्थिति का सामना किया है। क्योंकि अगर कोई घटना या परिस्थिति निश्चित है तो फिर उस आदमी का बीमा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का रोगी है तो उसका मरना निश्चित है, तो इसलिए उसका बीमा नहीं होता। लेकिन स्वस्थ आदमी है तो उसका बीमा होगा। अच्छा, अब किसका बीमा होना है, किसका बीमा नहीं होना है, इस तरह का व्यवस्था का संचालन कौन करता है? बीमा कंपनी करती है। ठीक है ना। कंपनी ऐसे लोगों, कौन से लोगों को? जो कि जोखिम साझा करने के इच्छुक हैं। जोखिम साझा करने का मतलब कि बीमा करवाने के इच्छुक हैं। क्या यार? तो हाँ, कंपनी ऐसे लोगों जो कि जोखिम साझा करने के इच्छुक हैं, जोखिम साझा मतलब बीमा कराने के इच्छुक हैं, उनसे क्या करती है? प्रीमियम एकत्र करती है। प्रीमियम मतलब पैसा इकट्ठा करती है, किस्त। और एक फंड का निर्माण करती है, मतलब सारे लोगों, जैसे मान लीजिए 50 लोग बीमा करवाए, तो 50 लोगों से अगर 1,000 रुपया उन्होंने इकट्ठा किया साल में, तो कितना रुपया इकट्ठा हो गया? 50,000 रुपया। अब सारे लोगों का मान लीजिए 50-50 हज़ार का बीमा है, उसमें से अगर कोई एक आदमी मर गया तो उसको पेमेंट कर दिया जाता है। जोखिम के शिकार लोगों को उनके नुकसान की भरपाई की जाती है।
इसके बाद क्या है, यह आर्थिक नुकसान किसी संपत्ति का अथवा किसी व्यक्ति का हो सकता है। किसी भी आदमी का जो नुकसान होता है क्या क्या होता है, चाहे संपत्ति का होता है और चाहे उसके घर का आदमी एक्सीडेंट हो गया मर गया तो उसका जो है नुकसान हुआ। किसी विशिष्ट घटना के परिणाम स्वरूप जिसे आपदा कहा जाता है। आपदा किसको कहा जाता है, कोई विशेष घटना। आपदा का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसके आने का पता ना हो। जैसे बस में 50 लोग बैठ के फैजाबाद जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हुआ, तो ये क्या है, विशिष्ट घटना है, क्योंकि रोज तो एक्सीडेंट होता नहीं। विशिष्ट घटना के परिणाम स्वरूप, तो इस घटना को जो होगी उसको क्या कहा जाएगा, आपदा। और उस आपदा के बाद जैसे 50 आदमी बैठे हैं, उसमें मान लीजिए 2 आदमी मर गए, 50 तो मरते नहीं, मान लीजिए 2 आदमी मर गए तो उसको क्या कहा जाएगा, जोखिम। ठीक है ना। अब वो 2 आदमी जो मरे उनके परिवार वालों को क्लेम दिया गया, तो वही क्लेम जो है क्या है, नुकसान की भरपाई का नाम ही बीमा है। इसी काम को बीमा कंपनी करती है। बीमा की प्रक्रिया में एकत्र हुए फंड की व्यवस्था को क्या कहते हैं, पूलिंग। पूलिंग का मतलब होता है परस्परता, आपसी सहयोग। तो बीमा की प्रक्रिया में 50 लोग अगर किस्त जमा कर रहे हैं और उसमें से एक आदमी मरा, उसको पेमेंट हो गया, तो समझ लो कि 50 लोगों के ऊपर चंदा हुआ। तो इसी को परस्पर सहयोग या पूलिंग कहते हैं। बीमा के माध्यम से बीमा कंपनी, अब आप देखो इसमें नए नए शब्द शामिल हो रहे हैं लगातार। बीमा कर्ता माने क्या होता है, बीमा करने वाला। बीमा करने वाला कौन है, LIC का एजेंट। LIC का एजेंट। जनरल पढ़ने में यही समझ में आएगा, लेकिन बीमा कर्ता माने होता है बीमा कंपनी। एजेंट मान लीजिए आज है कल मर गया तो क्या पेमेंट नहीं मिलेगा, तो बीमा कर्ता का मतलब होता है बीमा कंपनी, और बीमित का मतलब बीमा धारक, यानी जिसका बीमा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि बीमा के माध्यम से कंपनी और कस्टमर एक संविदा में प्रवेश करते हैं। संविदा मतलब आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 20 साल तक, वही जो 814 नंबर स्कीम आपको उसमें बताई गई है कि 20 साल तक आप 5340 रुपया सालाना जमा करिए, 20 साल बाद हम आपको 2.5 लाख देंगे। अगर बीच में एक्सीडेंट से मरे तो 2 लाख देंगे, बीमारी से मरे तो 1 लाख देंगे, अपंग होंगे तो किस्त माफ हो जाएगी। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। किसके किसके बीच में, कंपनी और कस्टमर के बीच में। तो इसके माध्यम से वो लोग एक संविदा में प्रवेश करते हैं और कस्टमर को उसके जोखिम का सामना करने पर, कस्टमर मतलब जिसका बीमा हुआ है, जोखिम का सामना मतलब अगर वो मरा तो एक निश्चित राशि, यानी पहले से निश्चित है कि मरने पर हम इतना देंगे, उसको निश्चित राशि को क्या कहा जाता है, बीमा धन। ठीक है ना। बीमा धन के भुगतान का वादा करती है। कौन वादा करता है, बीमा कंपनी, कि अगर भैया बीच में आप मरोगे तो हम आपको इतना पेमेंट देंगे। उसके लिए शर्त क्या है, यदि बीमा धारक प्रीमियम के भुगतान का वादा पूरा करता है, यानी कि कस्टमर जो है अपना वादा पूरा करे कि किस्त लगातार जमा करता रहे। ठीक है। कोई भी व्यक्ति 2 तरह के जोखिम अपने ऊपर लेकर जीवित है। हर आदमी के ऊपर 2 तरह के खतरे हैं। कौन कौन सा है, पहला है प्राथमिक हानियों से युक्त जोखिम और दूसरा क्या है, द्वितीयक हानियों से युक्त जोखिम। तो ये जोखिम कौन सा है, ये बता रहे हैं प्राथमिक वाले में कि यह वे हानियां हैं जो मनुष्य द्वारा सीधे सीधे वहन किए जाते हैं। वहन का मतलब उसके ऊपर आता है। क्या है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में लगी आग से मालिक को हुआ जोखिम, यानी किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो मालिक का पूरी फैक्ट्री जल गई तो उसका आर्थिक नुकसान हुआ। या किसी व्यक्ति की हार्ट की चिकित्सा हुई तो उसमें आए व्यय को उसको भरना पड़ा, यानी करीब 6-7 लाख रुपए ऑपरेशन में लग गया। तो ये क्या है, प्राथमिक हानि। ठीक, कि आदमी को जो भी चीज़ हुआ तुरंत का तुरंत नुकसान हुआ। द्वितीयक हानि क्या है, बोलो। द्वितीयक हानियों से युक्त जोखिम, इसमें व्यक्ति सीधे सीधे नुकसान का सामना नहीं करता, यानी डायरेक्ट उसका नुकसान नहीं हुआ है,
लेकिन उन नुकसानों को होने की संभावना से उत्पन्न तनाव, जैसे आदमी सोच रहा है कि हम तेल घी खूब खा रहे हैं, वज़न हमारा बढ़ा हुआ है, हमारा हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो जाएगा तो घर वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इससे क्या हुआ, तनाव बढ़ा और उसके अनुरूप मानसिक दशा भी उसकी हुई। या संभावित हानियों से निपटने हेतु पर्याप्त वित्तीय फंड का निर्माण। तो आदमी क्या करेगा कि भाई ऐसा कर लें कि कुछ इस तरह का बीमा अपना करवाएं कि मरने के बाद हमारे परिवार को इतना पेमेंट हो जाए। उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, अर्थात किस्त जमा करना पड़ता है। कीमत चुकाने का मतलब यही हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए क्या है, बीमा के माध्यम से हम उन दोनों प्रकार के जोखिमों का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर किसी ने अपना बीमा कराया तो पहला जोखिम क्या है कि अगर उसका जो है नुकसान हुआ, फैक्ट्री का आग लगी, तो उसका भी पेमेंट बीमा कंपनी करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको कोई तनाव नहीं है, घर पे अपना चुपचाप सो रहा है, आग लगी या चोरी होगी तो कौन देगा, बीमा कंपनी देगी, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि बीमा के माध्यम से दोनों प्रकार के जोखिमों का हम प्रबंधन कर सकते हैं। एक तरफ हम जोखिम होने पर उसके नुकसान की भरपाई करेंगे और दूसरी तरफ भविष्य की आशंकाओं से भी आदमी बचा रहेगा। फिर क्या है, जोखिम प्रबंधन हेतु, जोखिम मतलब खतरा, प्रबंधन का मतलब बचना, ठीक है ना। खतरे से बचने के हेतु आदमी बहुत से माध्यम अपना सकता है। क्या क्या है, जैसे जोखिम को टालना। जोखिम को टालना का मतलब कि अगर आपको ये डर है कि हम बाहर निकलेंगे, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, जोखिम से बचाव है तो आप घर से बाहर ही ना निकलें और कोई काम इस आशंका से ना करें कि इसमें हानि हो सकती है। परंतु यह जोखिम प्रबंधन का एक ऋणात्मक तरीका है, अर्थात कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि घर में बैठने से तो काम चलेगा नहीं। दूसरा क्या है, जोखिम प्रतिधारण। जोखिम प्रतिधारण का मतलब क्या हुआ कि खतरा अपने ऊपर लिए रहना, अपने ऊपर धारण किए रहना। इसमें क्या है कि होने वाले जोखिम के प्रभाव को अपने ऊपर ही ले लेना, अर्थात कि जैसे आपने मोटरसाइकिल का बीमा नहीं कराया और चोरी हो गई तो उसका नुकसान किसका हुआ, तो ये अपने ऊपर ही ले लेना। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए अपना स्वयं का कोष बनाना। इसमें क्या करना पड़ता है आदमी को कि मान के चलेगा कि अगर मोटरसाइकिल गायब हुई तो हम दूसरी मोटरसाइकिल खरीदेंगे और खाते में 50,000 रुपया हमेशा रखेंगे, ठीक। इसे क्या कह सकते हैं, स्वबीमा भी कह सकते हैं कि अर्थात जो भी खतरा हो रहा है मैं खुद जिम्मेदार उसका रहूँगा। जीवन की अनिश्चितता के पहलू को ध्यान में रखें तो यह माध्यम बहुत चतुराई भरा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रक है, कितने की, 20 लाख की, वो चोरी हो गई, तब क्या करोगे, 20 लाख कहाँ से लाओगे। छोटा मोटा नुकसान तो आप उठा सकते हो, बड़ा नुकसान कैसे उठाओगे। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, जोखिम को कम करना या नियंत्रित करना, यह एक बेहतर तरीका है। क्या है इसमें, आदमी क्या क्या कर सकता है, हम अपने आप को प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा बचाव के विविध विकल्प अपनाकर, जैसे घर की सुरक्षा है ताले का उपयोग, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का, हेलमेट का उपयोग, कार्य की अनुकूल परिस्थितियां बनाकर जोखिम के प्रभाव क्षेत्र को हम कम कर सकते हैं। कि अर्थात कि जैसे आप मोटरसाइकिल लिए, बीमा तो नहीं कराए हैं लेकिन उसको जंजीर से बांध के रखे हैं, यहाँ पे आए बाजार में तो किसी बिजली खंभे से उसका जंजीर से बांध दिए, या एक लड़का साथ में छोड़ दिए कि गाड़ी देखते रहना। तो ये क्या है, जोखिम को कम करना या नियंत्रित करना। चौथा क्या है, जोखिम हेतु वित्तीय पोषण, अर्थात जो खतरा है उस खतरे से बचने के लिए पैसा दिया जाए कुछ। जैसे पुलिस से बचने के लिए आदमी की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या करता है, 100 रुपये पकड़ाए थे इसमें, ठीक। ये जो है जोखिम हेतु वित्तीय पोषण का मतलब ये हुआ कि जोखिम प्रतिधारण के द्वारा किसी भी प्रकार के जोखिम से हुए नुकसान की भरपाई हेतु स्वयं का कोष बनाकर सारे जोखिम अपने ऊपर लिए रहो या जोखिम हस्तांतरण कर दो।
अर्थात कि जो खतरा आपकी मोटरसाइकिल के गायब होने का है उस खतरे से आपका नुकसान होना था। आप क्या करो, उसको बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र कर दो, उनको 1,000 रुपये किस्त दे दो और उनकी जिम्मेदारी हो गई कि चोरी होगी या एक्सीडेंट होगा तो वो 50,000 रुपये आपको देंगे। तो इसी का जो है जो पारिभाषिक शब्द है वो क्या क्या है, जोखिम हस्तांतरण, अर्थात कि बीमा करवाना। ठीक, इसके द्वारा क्या हुआ, जोखिम यानी नुकसान होने की संभावना, इसको तृतीय पक्ष इसमें कौन है, बीमा कंपनी। दो पक्ष कौन कौन है, हम और मोटरसाइकिल। हाँ, आप और मोटरसाइकिल, और तीसरा पक्ष हुआ बीमा कंपनी। उससे आप साझा कर लो। साझा करने का मतलब क्या हुआ कि बीमा कंपनी में बहुत से लोग बीमा कराए हैं, यहाँ से लेके चेन्नई तक, ठीक है ना, और उधर कहाँ तक, कश्मीर तक। तो जो आदमी मोटरसाइकिल का बीमा करवाता है उसका ये मतलब नहीं है कि वो खाली बस अपने लिए फ़ायदा कर रहा है। अगर मान लीजिए कश्मीर में किसी की मोटरसाइकिल गायब हुई तो आपके प्रीमियम से उनकी भरपाई हो रही है, और अगर यहाँ आपकी मोटरसाइकिल गायब हुई तो उनके प्रीमियम से आपकी भरपाई हो रही है। एक ही आदमी की मोटरसाइकिल तो गायब नहीं होती, तो जितने लोगों की जो है गायब हो रही है उसकी भरपाई पूरे हिंदुस्तान भर के बीमा धारक लोग, यानी जिन्होंने अपना बीमा करा रखा है मोटरसाइकिल का, वो सब लोग जिम्मेदारी लेते हैं। इसका सिद्धांत यही है, और इसको कहा जाता है बहुसंख्यकता का सिद्धांत, यानी जिस चीज़ में बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं उसकी कास्ट घट जाती है। तो जोखिम हेतु वित्तीय पोषण आप समझ गए। अच्छा, अब इसमें आगे देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको समझना है। केवल जोखिम प्रबंधन के माध्यम से हम उस हानि की भरपाई हेतु व्यवस्था करते हैं जो कि भविष्य में होने की केवल संभावना है। अर्थात कि जैसे किसी आदमी का बीमा होता है तो संभावना है कि वो एक्सीडेंट में या बीमारी से मर जाए, लेकिन अगर पक्का है कि नहीं उसको टीबी रखे है, कैंसर रखे है, मरना है, तो उस आदमी का बीमा कंपनी नहीं करती और ना करवाना चाहिए, क्योंकि उसका जो है नुकसान जब होगा तो किसके ऊपर जाएगा, जो लोग स्वस्थ हैं। इसके बाद क्या है, जोखिम हस्तांतरण के समय अर्थात बीमा करवाते समय निम्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, निम्न पॉइंट पे ध्यान देना आवश्यक है। क्या क्या है, जोखिम के प्रभाव क्षेत्र के असर और उसके लिए आ रही लागत को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। किसी कम महत्व या लागत की वस्तु का बीमा करवाना तर्कसंगत नहीं है। अर्थात कि जैसे हमारा पेन गायब हो जाए तो पेन कितने का है, 10 रुपये का, इसके गायब होने से हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और ना कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसका बीमा करवाना तर्कसंगत यानी उचित नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट यह क्या बता रहे हैं, अपनी हानि उठाने की क्षमता से अधिक जोखिम अपने ऊपर लेना समझदारी नहीं है। जैसे हम 10 रुपये एक पेन का नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन 20 लाख के ट्रक का नुकसान तो नहीं उठा सकते, तो उसका बीमा करवा देना चाहिए। जोखिम होने की संभावना भले ही कम हो, परंतु अगर उसका असर व्यापक है तो जोखिम हस्तांतरण में ही समझदारी है। इसमें कहने का मतलब इसके है, उदाहरण इसका समझना जरूरी है। जोखिम होने की संभावना भले ही कम हो, लेकिन उसका असर यदि व्यापक है तो जोखिम हस्तांतरण में ही समझदारी है। जैसे आपका बस है, बस चोरी होते हुए सुना है आपने कि फलाने की बस चोरी हो गई, नहीं सुना। अर्थात कि चोरी होने की संभावना उसमें बहुत कम है, लेकिन बाई द वे अगर चोरी हो गई तो कितना नुकसान होगा, 25 लाख का, 20 लाख का, तो उसका बीमा करवाना ही समझदारी है। अच्छा, अब देखिए इंश्योरेंस व एश्योरेंस। इंश्योरेंस शब्द क्या है और एश्योरेंस शब्द क्या है, दो शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में यानी जनरल आदमी जब बोलता है तो दोनों शब्दों के मध्य का अंतर काफ़ी क्षीण यानी काफ़ी कम समझता है, जबकि दोनों में अंतर है। इंश्योरेंस शब्द का तात्पर्य क्या है कि ऐसे जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा, यानी इंश्योरेंस शब्द कहाँ प्रयोग होता है, जनरल इंश्योरेंस में, गाड़ी घोड़े वाले में, जिसके भविष्य में होने की केवल संभावना है
वहाँ पे इंश्योरेंस शब्द इस्तेमाल होता है कि जैसे मोटरसाइकिल का बीमा जब आप करवाते हो तो केवल संभावना तो है चोरी होने की, पक्का तो नहीं है कि चोरी हो जाए। तो वहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल? इंश्योरेंस। और एश्योरेंस शब्द का मतलब क्या हुआ? एश्योरेंस माने होता है आश्वासन। इस शब्द से तात्पर्य ऐसे जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा है, यानी कि ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है उस बीमे में जिसका होना तय है। जैसे आदमी का बीमा, तो आदमी में क्या चीज़ तय है? मरना तय है, हर आदमी मरेगा, परंतु उसके होने की तिथि यानी मरने की तिथि और समय निश्चित नहीं है। तो मृत्यु में एश्योरेंस शब्द जीवन बीमा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोनों शब्दों का अर्थ समझ गए आप कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अच्छा, अब आप आगे देखिए, समाज में बीमा की भूमिका, यानी समाज में जीवन बीमा कंपनी की या बीमा की भूमिका क्या है। बीमा किस लिए होता है? जैसे मान लीजिए एक वकील हैं, 500 रुपये डेली कमा रहे हैं, ठीक, वकील साहब कोई नौकरी तो करते नहीं। मान लीजिए उनके 4 बच्चे हैं, वकील साहब एक दिन एक्सीडेंट में मर गए, तो अब आप बताओ कि क्या उनकी पत्नी वकालत कर सकती है? नहीं। बच्चे वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर बच्चे मान लीजिए 10 साल 12 साल के हैं, पढ़ने वाले हैं, उनकी पढ़ाई क्या होगी? छूट जाएगी, आगे चल के चोरी डकैती में भी वो लोग जा सकते हैं, या लेबर बन के तैयार हुए, तो समाज को इससे क्या होता है? नुकसान होता है। अगर वो डकैत बनेंगे तब भी नुकसान है, और लेबर बन के तैयार हुए हैं तब भी कोई बहुत फायदा नहीं है। तो समाज में बीमा कंपनी क्या करती है? देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में बीमा कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जैसे कंपनियां जो फंड एकत्र करती हैं, अर्थात कि तमाम लोगों से जो किस्त इकट्ठा करती हैं, उसके निवेश से समाज लाभान्वित होता है। जैसे जीवन बीमा निगम ने अभी रेलवे वालों को 1.5 लाख करोड़ रुपया उधार दिया है। वो बीमा कंपनी का पैसा थोड़े है, पब्लिक का पैसा है, तो उन्हीं के लाभ के लिए प्रयोग हो रहा है। बीमा का धन जोखिम भरे निवेश, जोखिम कहाँ पे है? जैसे शेयर मार्केट या सट्टे वाली जगह पर न लगा करके समाज उपयोगी गतिविधियों में लगाया जाता है। पहला पॉइंट हुआ ये। दूसरा पॉइंट क्या है? यह उद्योग व्यापार जगत को विपरीत परिस्थितियों में मदद करता है। जैसे कोई आदमी व्यापार कर रहा है, किस चीज़ का? ट्रक का, उसकी ट्रक नदी में बह गई तो उसका नुकसान नहीं हुआ, ठीक, उसकी गाड़ी चलती रहेगी, दूसरी गाड़ी उसको मिलेगी। तो इसको कहा जाता है विपरीत परिस्थिति, यानी अगर उसका नुकसान हो रहा है तो इसको क्या कहा गया? विपरीत परिस्थिति। विविध जोखिम के कारण उत्पन्न तनाव और आशंका से मुक्ति दिलाकर उद्योग को अपना व्यवसाय और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है, जिससे क्या होता है? राष्ट्र मजबूत होता है। अब आप देखिए, मोदी जी काहे सबको कह रहे हैं कि खाते से पैसा अपना कटवाइए, कि जिससे एक्सीडेंट से मरे आदमी या बीमारी से मरे तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिल जाए। अच्छा, बीमा ना होने की दशा में बैंक और वित्तीय संस्थान भी ऋण आदि नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि भाई आपने मान लीजिए 10 लाख का स्कॉर्पियो खरीदने के लिए लोन लिया, अब आप मर गए तो अब गाड़ी चाहे जो ले जाए, लेकिन उसको 10 लाख में तो वो बेच नहीं पाएंगे बैंक वाले। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप अपना बीमा कराओ, और बीमे में वारिस किसको करो? बैंक को, कि जिससे अगर आप मरते हैं तो बीमा कंपनी बैंक को 10 लाख रुपया दे दे, जिससे बैंक का नुकसान ना हो। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट है? किसी भी उद्योग में बीमा करने के पहले बीमा कंपनी क्या करती है? सर्वे करवाती है। बीमा करता सर्वे करवाता है। सर्वे का मतलब जांच पड़ताल करना, कि जैसे गाड़ी आपकी है तो उसका सर्वे में क्या होगा कि कब किस सन की गाड़ी है, कितना चली है, ठीक है ना, मौके पे मौजूद है कि नहीं, इसका चलाने वाला क्या काम करता है, रेस में भाग लेता है कि सर्कस में काम करता है, व्यापारिक उपयोग है, जैसे कार है तो टैक्सी में चल रही है कि अपने प्रयोग में चल रही है, उसी हिसाब से उसका पता चलता है कि इसमें लड़ने का चांसेस ज़्यादा है कि कम है, ठीक है ना। आदमी के सर्वे में क्या होता है कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, बीमारी है कि नहीं, शराब पीता है कि नहीं, तमाम चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो इसको कहा जाता है सर्वे।
इससे सिर्फ संभावित जोखिम की जानकारी मिलती है कि इसकी ज़िंदगी में कितना खतरा हो सकता है। जैसे आपका मान लीजिए सर्वे किया बीमा कंपनी ने, क्या सर्वे किया, 25-25 साल के दो लोग हैं, एक आदमी हलवाई का काम कर रहा है और एक आदमी मिलिट्री में है, किसके मरने के चांसेस ज़्यादा है? मिलिट्री वाले। तो जैसे आप जान गए वैसे बीमा कंपनी भी सर्वे करके ये जान जाती है कि किसकी ज़िंदगी में कितना खतरा है। एक पॉइंट और, उद्योग को भी यानी बीमा कंपनी को भी अपनी कमजोरियां मालूम होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने का अवसर मिलता है। सुधारात्मक कार्रवाई क्या है कि जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल का इन्होंने बीमा किया पूरे हिंदुस्तान भर में, पैसा कितना पाए कुल मिला करके, मान लीजिए 10 करोड़, गाड़ी गायब हुई, पेमेंट कितना देना पड़ा, 12 करोड़। तो इसका मतलब कि हम किस्त कम ले रहे हैं, तो सुधारात्मक कार्रवाई क्या हो जाएगी कि हम किस्त बढ़ा देंगे। जैसे अभी देखिए पहली अप्रैल से जनरल बीमे का 20% किस्त बढ़ गया। क्यों? इसलिए कि क्लेम बहुत हो रहे हैं। इसके बाद क्या है, बीमा के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। कैसे होता है? बीमा कंपनियां विश्व के 30 देशों में काम कर रही हैं। अपने यहाँ की जो बीमा कंपनियां हैं विदेशों में भी 30 जगहों पे ये काम कर रही हैं। तो जब वहाँ का आदमी बीमा कराएगा तो वो पैसा किस उसमें देगा? अपने यहाँ के उसमें। नेपाल वाला अपने यहाँ देगा, डॉलर वाला डॉलर देगा, ठीक है। तो उससे विदेशी मुद्रा भी अपने लोगों को मिलती है। एक अदिश निर्यात के समान जब आप कोई चीज़ बाहर बेचोगे तभी तो आपको जो है विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो ये आपका बीमा करना क्या है, अदिश निर्यात, यानी जो दिखाई नहीं देता। इससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा अर्जन करना सुलभ होता है, आसान होता है, ठीक है। तो ये अध्याय पहला वाला आपका समाप्त हुआ।